नमस्कार दोस्तों, सेठ छाजूराम की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, सेठ छाजूराम जी की जिंदगी पर ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने उनके पूर्वजों, उनके निकास, उनके गांव अलगपुरा का इतिहास, लांबा गोत्र का इतिहास पर बात की थी और हम बात करेंगे अब सेठ छाजूराम जी के बचपन पर। दोस्तों, कोई आदमी बड़ा कैसे बनता है, इसकी अगर पूरी रिसर्च की जाए तो अधिकतर केस में हमें यह पता चलेगा कि हमारे बचपन में ही ऐसे कुछ सबक होते हैं जो जीवन भर काम आते हैं और यही सबक किसी को बड़ा बनाते हैं। सेठ छाजूराम जी को भी बचपन में ऐसे सबक मिले जो जिंदगी भर उनके काम आए। छाजूराम जी के पूर्वज राजस्थान छोड़ने के बाद कहीं एक जगह पर स्थायी रूप से न बसकर बार बार अपना ठिकाना बदलते रहे और इससे पता चलता है कि उनकी कोई निजी जमीन नहीं थी। अंग्रेजों की जिम्मेदारी के अधीन बहुत छोटे से वो किसान थे और इस कारण परिवार का जो गुजर बसर था बहुत कठिनाइयों से चलता था। और वैसे उसमें जिम्मेदारी के हालात ही ये थे, ज़्यादातर लोग गरीबी में ही जीते थे। इन्हीं गरीबी के हालात में छाजूराम जी का जन्म हुआ था और उन्होंने पैदा होने के बाद केवल तंगी और भूखमरी देखी। ऐसे हालात में उस समय शिक्षा की बात सोचना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जागरूक माता पिता शिक्षा के महत्व को जानते हैं, तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं। छाजूराम जी के पिता चौधरी शालिग्राम ने अपनी गरीबी की परवाह न करते हुए अपने बेटे छाजूराम को अपने गांव से 11 किलोमीटर दूर बवानीखेड़ा के प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। उस समय स्कूल एक तो थे ही बहुत कम और थे तो बहुत दूर दूर होते थे। अलगपुरा के आसपास उस समय बवानीखेड़ा में एकमात्र प्राइमरी स्कूल होता था और उस समय छाजूराम की उम्र 11 साल थी। उन दिनों अलगपुरा में 50-60 घर थे और उसमें लोग शिक्षा से पूरी तरह से कैसे अनभिज्ञ थे। शिक्षा का महत्व नहीं पता था किसी को। 2-4 बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह देखा था। स्कूल जाने वाले छात्र जो उसमें थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ जाते थे, उनको हाथों हाथ सेना में नौकरी मिल जाती थी। लेकिन छाजूराम के पिता शालिग्राम जी चाहते थे कि छाजूराम पढ़े। छाजूराम ने अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया और पहली कक्षा से ही फिर प्रथम आना शुरू कर दिया। इससे पिता का हौसला बढ़ गया। बालक छाजूराम सप्ताह में एक बार घर आते थे और बाकी दिनों बवानीखेड़ा में रहकर पढ़ाई करते थे। पिता चौधरी शालिग्राम जी जैसे तैसे करके उसकी फीस का जुगाड़ किया करते थे। जब 1877 में 5वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो छाजूराम अपनी कक्षा में भी फर्स्ट आए थे और पहली श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने 5वीं की। उस समय 5वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड के द्वारा होती थी और बहुत महत्वपूर्ण वो परीक्षा मानी जाती थी। 5 पढ़े हुए बहुत कम लोग उस समय होते थे और सरकार ने, अंग्रेजी जो सरकार थी, उसने छाजूराम का वजीफा जारी कर दिया था। 5वीं कक्षा के नतीजे और उसके बाद छाजूराम को वजीफा मिलना उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, जिससे न केवल बालक छाजूराम बल्कि उनके पिता का हौसला भी बढ़ गया और आगे की पढ़ाई के रास्ते खुले। फिर उस समय भिवानी शहर में माध्यमिक विद्यालय होता था और उसमें उनका प्रवेश करवा दिया, जो 30 किलोमीटर दूर पड़ता था। उस टाइम भिवानी में 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई होती थी। 8वीं तक का हाईएस्ट स्कूल भिवानी में था तब। और छाजूराम ने वहां रहकर बवानीखेड़ा की तरह भिवानी में वो फिर रहते थे और हफ्ते में एक दिन अपने घर जाते थे पैदल और खाने पीने का सामान और स्कूल का खर्चा ले आया करते थे। छाजूराम जी की एक विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी किसी भी सूरत में अपना स्कूल नहीं छोड़ा। गर्मी हो, सर्दी हो, बुरा हाल छाजूराम का हो जाया करता, क्योंकि 30 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना और बालक के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मर पड़कर किसी तरीके से वो घर पहुंचते थे और ऐसे में सोचते थे कि मेरे पास एक छतरी होती ना तो मजा आ जाता। भिवानी वापस आए वो और कई दुकानदार जो स्कूल के आसपास थे तो उनसे छतरी के दाम पूछे तो उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। 1 रुपए से कम में कोई छतरी नहीं दे रहा था और उस टाइम छाजूराम के लिए 1 करोड़ रुपए से कम नहीं था 1 रुपया। पिता की आर्थिक स्थिति वो जानते थे, लेकिन छतरी की भी जरूरत थी। पैदल जाना और छतरी की कीमत पूछ के आना, बस ये उनका काम रह गया था स्कूल के बाद। छतरी की जरूरत हो और पैसे भी ना हो तो क्या किया जाए। एक दिन छाजूराम ने दुकानदार को अकेले बैठे हुए देखा तो जाकर उनको रामरमी करी। दुकानदार ने भी देखा कोई बालक आ रहा है तो पूछा, भाई हाँ भाई बता।
तो छाजूराम ने हिम्मत करके दुकानदार से कहा कि जी सेठ जी, मैं तो अलगपुरा गांव का हूँ और यहाँ बिहानी स्कूल में पढ़ता हूँ, आपसे एक काम था। दुकानदार भी थोड़ा खुले दिल का आदमी था, बोला बोल बेटा, कित का है, और यूं तो पढ़ने लिखने बालक लागे तू, और कई बार आ लिया तू छतरी का रेट पूछ जाए चला जाए, के बात है, के चाहिए। छाजूराम ने कहा सेठ जी मुझे एक छतरी चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, उधार में चाहिए। बड़े दिल के आदमी होते हैं ना, वो बड़ी बातें करते हैं। और उस टाइम 1 रुपये छतरी कोई उधार नहीं दे सकता, लेकिन दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं बेटा, ले जा छतरी, 1 महीने में दे दिए। दुकानदार ने छाजूराम के हाथ में छतरी पकड़ा दी और छाजूराम का चेहरा खिल गया। बोले सेठ जी आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं, ना मेरा स्कूल पूछा, कम से कम अपने उधार खाते में तो लिख दो, बोलनी लगेगी आपको। तो दुकानदार ने छाजूराम के सिर पे हाथ फेरा और कहा मेरे लाडले, मैंने घना बढ़िया बालक लग गया तू, कि मैं और चाहिए तो वो भी ले जा, खूब मेहनत कर बेटा, बड़ा आदमी बन अपनी ज़िंदगी में, माँ बाप की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, पर ईमानदार रहिए, बेईमान आदमी की बोड़ा नहीं करती। चल अपना नाम बता दे, लिखन खातर नहीं पूछ रहा, बस याद रह जाए इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा छाजूराम नाम है मेरा। सेठ जी ने छाजूराम के हाथ में छतरी पकड़ा दी और छाजूराम जी जब छतरी लेकर निकले तो लगा कि जीवन की बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा दोस्तों। दुकानदार उस समय उनको फरिश्ते जैसे लगे और उस समय किसी को पता नहीं था कि 1 रुपये में उधार में छतरी लेने वाला ये बालक देश का सबसे अमीर आदमी बनेगा। बहुत गरीबी के दिन थे वो। बड़ी मुश्किल से छाजूराम के परिवार वाले उनको महीने में 2-4 आने जुटा कर दिया करते थे, और अब छतरी का उधार का 1 रुपया उनके परिवार के लिए देना बहुत मुश्किल काम था। ऊपर से दिक्कत ये आ गई कि जितने पैसे घर वालों ने दिए थे उनको किताब खरीदनी पड़ गई और वो किताब में सारे पैसे लग गए। सेठ छाजूराम, बालक छाजूराम चाहकर भी 1 रुपया 1 महीने में दुकानदार को नहीं दे पाए। अब शर्मिंदगी चढ़ गई, वो रास्ता बदल लिया। लेकिन गरीबी जो है ना दोस्तों, अभिशाप होती है, और इस वजह से छाजूराम चाह के भी अपना वादा नहीं पूरा कर पा रहे थे। एक रात उनके ताऊ चौधरी नाथुराम ने देखा कि छाजूराम तो रो है। वो छाजूराम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने छाजूराम का सिर अपनी गोद में रख लिया, माथे पे हाथ फेरते हुए पूछा बेटा क्या बात होगी, क्यों रो है। तो उन्होंने फिर अपनी छतरी की कहानी है पूरी ताऊ को बता दी। नाथुराम के जेब में भी धेला नहीं था, लेकिन अपने जो भतीजा है उससे प्यार था। बोले बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरा जुगाड़ करता हूँ कोई। इसके बाद छाजूराम ने रोना बंद किया और 2 दिन बाद नाथुराम कहीं से 1 रुपया उधारा मांग के लाए और छाजूराम की हथेली पे रख दिया। अगले दिन वो दुकानदार के पास गए और रुपया देते हुए कहा कि सेठ जी होश के तो माफ़ कर दियो, मैं आपका महीने में पैसे नहीं दे पाया। दुकानदार ने बालक छाजूराम को कहा कि बेटे मजबूरी तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। तुम्हें इस डर से ये रास्ता नहीं बदलना चाहिए था कि तुम मेरे पैसे समय पर नहीं दे पाए। तुम्हें चाहिए था कि तुम मेरे पास आते, अपनी मजबूरी बताते, मैं तुम पर पैसे चुकाने के लिए जोर नहीं डालता। इस तरह तुम कई दिन तक घुट घुट कर नहीं जीते। आइंदा ऐसे मत करना। कभी किसी का उधार ना चुका पाओ तो फौरन जाकर मिलना, अपनी मजबूरी बताना और कुछ टाइम मांग लेना। इससे उसका तुम पर विश्वास जम जाएगा। और हाँ, कभी किसी की ज़रूरत हो तो मेरे पास सीधा चला आइए, पैसों की चिंता मत करना, तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आगे चलकर वो छाजूराम जो थे सेठ बने और दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद आदमी उनके दरवाजे पे कतार लगाकर खड़े होते थे। सेठ छाजूराम अपनी छतरी की कहानी अपने दोस्तों को सुनाया करते थे। उनका कहना था कि दुकानदार ने जो सबक मुझे दिया वो जीवन भर मेरे काम आया। चाहे मैं अनेक बार दूसरों का रुपया समय पर नहीं चुका पाया, लेकिन इसके बावजूद मुझे जिसने भी उधार दिया मैंने उसका कभी विश्वास नहीं टूटने दिया। और यही कारण है, इसी विश्वास की बदौलत ये सारी धन संपदा मेरे पास आई है। बालक छाजूराम को अपने परिवार से सदा सादा जीवन और उच्च विचार वाले संस्कार मिले थे दोस्तों।
वो केवल उतना खर्च किया करते थे जितना उनकी आवश्यकता थी। अमीर बनने के बाद भी ये आदत उनकी नहीं गई। वो पूरे साल गांव के जुलाई के खादी के कपड़े पहनते थे, रेजे के कपड़े जो हमारे ज़्यादातर बुजुर्ग ही पहनते थे। एक चादर से वो अपना शरीर ढांप लिया करते थे और बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन उनका था, जिसकी कल्पना भी आज की पीढ़ी नहीं कर सकती है दोस्तों। ये इतिहास गवाह है दोस्तों कि जिसने भी सादा जीवन का विचार अपनाया है, उन्होंने आसमान की बुलंदियां छुई हैं। छाजूराम जी भी एक भामाशय की तरह महान दानवीर शिरोमणि कहलाए, लेकिन अपने जीवन पे बहुत कम खर्चा करते थे। तो इस तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए छाजूराम ने 1880 में अपनी 8वीं कर ली, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से, और इनके वजीफा इनको मिलने लगा। अगर 1881 की जनगणना माने तो उस समय भिवानी की जो जनसंख्या थी वो 33,762 थी। और उस दौरान जो जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि स्कूल में अधिकतर जो बच्चे थे बड़ियों के थे। जैसी संगत वैसी रंगत होती है दोस्तों। लेकिन 8वीं की पढ़ाई के बाद 10वीं कक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं था, और घर में बड़ी चर्चा हुई कि अब ऐसे हालात में क्या किया जाए। कई दिनों तक परिवार में सोच विचार चलता रहा, और फिर इसके बाद उनको 10वीं की पढ़ाई के लिए रेवाड़ी के हाई स्कूल में भेजा गया। उस समय अलगपुरा के सबसे नज़दीक जो हाई स्कूल था, और हरियाणा में एकमात्र जो हाई स्कूल था, वो रेवाड़ी में होता था। उस समय रेवाड़ी जंक्शन बन चुका था, और रेलवे में एंग्लो इंडियन अधिकारी काम करते थे, जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला गया था। यहाँ पहले मिडिल स्कूल खुला था और 1857 तक था, और 1857 में फिर उसको अपग्रेड करके 1880 में हाई स्कूल बना दिया गया था, और शिक्षा का केंद्र बिंदु ये रेवाड़ी बन गया था। अजमेर रेवाड़ी, रेवाड़ी दिल्ली, रेवाड़ी हिसार, सिरसा व फाजिल्का रेलवे लाइन यहाँ पे मिलती थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण जगह बन गई थी। और उस समय रेवाड़ी की जनसंख्या 23,972 थी। सर सादीलाल ऐसे पहले भारतीय थे जो पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, वो भी रेवाड़ी के स्कूल में पढ़ते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो 1857 में स्थापित किया गया, उस समय ये स्कूल उसके अधीन होता था, और इस विद्यालय के पेशावर से रंगून तक के सभी स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय इसमें आते थे। रेवाड़ी अधिक दूर होने के कारण वहाँ रोजाना आने जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए खाने पीने का रहने सहने का खर्च उठाने के लिए परिवार ने जैसा भी जुगाड़ किया, और छाजूराम को रेवाड़ी के हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया। रेवाड़ी में रहकर छाजूराम 6 रुपए की कमाई करने लगे थे ट्यूशन पढ़ाकर, ताकि परिवार पर बोझ न पड़े। रेवाड़ी के हाई स्कूल में दिनों में 1882 में संस्कृत, अंग्रेजी, महाजनी, हिंदी, उर्दू, गणित के विषयों में 10वीं की परीक्षा उन्होंने पास की, और क्लास में प्रथम रहने के अतिरिक्त वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। तो पहली से लेकर आखिरी तक वो फर्स्ट रहे। आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता बहुत दूर था, लाहौर जाना पड़ता था दोस्तों। चौधरी छाजूराम का सारी भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था, और इन भाषाओं में बहुत अच्छी योग्यता वो रखते थे, लेकिन गरीबी यहाँ पीछा नहीं छोड़ रही थी, और यही छाजूराम जी के जीवन पे जो शिक्षा थी उस पर विराम लग गया दोस्तों। 10वीं तक वो पढ़ पाए। छाजूराम जी का विवाह बचपन में ही सांगवान खाप के हरियाडोका गांव में कड़वासरा खानदान में हुआ था, और हरियाणा के भिवानी जिले की चरखी दादी तहसील में पड़ता था। इनकी धर्मपत्नी का नाम दाखा देवी था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कल हम सेठ छाजूराम जी की पत्नी, उनके परिवार के बारे में बात करेंगे, उनकी कितनी संतानें हुई, किसने क्या क्या जीवन में किया। कल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों, उसको जरूर देख लें। कोशिश करें कि घर में जवान बच्चे हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, तो उनको ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को सब कुछ हाथों में चाहिए, हथेली पर सरसों चाहिए है। हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या संघर्ष किया है, ये जानने में हमारी युवा पीढ़ी की दिलचस्पी खत्म हो गई है। अगर बच्चों को बचपन में इसका एहसास करवा दिया जाए तो बड़े होकर वो कभी मार नहीं खा सकते हैं। जिसको अपने बाप के परिश्रम का मूल्य पता है, वो खुद भी बहुत परिश्रम करता है। आपने तो वो टाइम देखा होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुराने टाइम में गरीबी देखी, बहुत बुरे बुरे टाइम देखे, उसके बाद संघर्ष करके जीवन में हम कामयाब हुए हैं।
अगर ये सारी कहानियाँ आप अपने बच्चों को बताएं और वो इन कहानियों से सबक लें तो ना जीवन में फिजूल खर्ची कर सकते, पैसे का मूल्य समझेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। जिसने अपने माँ बाप के परिश्रम का मूल्य पहचान लिया वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही मकसद है कि हमारे समाज के बीच के जो नायक थे, हमारे समाज में जो लोग पैदा हुए जिन्होंने बहुत गरीबी देखी, बहुत संघर्ष किया और उसके बाद कामयाब हुए, उनकी कहानियों से हमारे बच्चे सीखें। अब्राहम लिंकन ने कितनी मेहनत की है, अब्राहम लिंकन कितने बड़े आदमी थे, ये आजकल की पीढ़ी को पता होगा, लेकिन हमारे बाप दादा कौन से अब्राहम लिंकन से कम थे? मेहनत तो वो भी उतनी किया करते थे। हमारे ही समाज में सेठ छाजूराम जैसे आदमी जन्मे, देश के सबसे अमीर आदमी बने। ऐसे क्या फार्मूले थे उनके पास? ये वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं दोस्तों कि ये जो मोबाइल के टाइम में जो सड़ी गड़ी वीडियो हमारे आती है ना सामने, इनको देख देख के हमारी युवा पीढ़ी का दिमाग खराब हो गया है। एंटरटेनमेंट के नाम पे पता नहीं क्या क्या बन रहा है। स्वस्थ अगर अच्छे वीडियो नहीं बनाए जाएंगे तो फिर बुरे में देखने पड़ेंगे, मजबूरी है। ये अच्छे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि आप इसकी डिमांड करते हैं। पुराने टाइम की राजनीति, एक एक पैसे के लिए राजनेता तरसा करते थे और आज गांव का सरपंच स्कॉर्पियो में घूमता है। कैसे आ गया ये पैसा? करप्शन कैसे बढ़ गया इस देश में? हमारे बुजुर्ग तो करप्ट नहीं थे, फिर ये आजकल की जनरेशन कैसे करप्ट हो गई? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उसने, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, उससे ये सबक नहीं लिया। एक कड़ी टूट गई इसके बीच में। अगर हमारे बुजुर्ग हमें ये डिलीवर कर पाते ये चीजें तो हमारा समाज भी एक जिम्मेदार समाज बनता, हमारे बच्चे भी मेहनत करते, हमारे बच्चे भी अच्छी चीजें सीखते, अच्छे संस्कार पढ़ते। तो ये जो नायक हैं जिनकी कहानियां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, एकमात्र मकसद इसका ये है कि हम जीवन में अच्छे आदमी बने, अच्छे विचार रखें। आपकी भी जरूर अगर कोई कहानी हो बचपन में, आपका बचपन कैसा था, आपने जीवन में क्या संघर्ष किया, आपने जीवन में क्या सबक सीखा, तो जरूर कमेंट करा करिए। खुद नहीं करना आता है, बच्चों से करवा लिया करें, मुझे भी पता लगना चाहिए। हर आदमी की जीवन की एक कहानी होती है, हर आदमी के जीवन का एक संघर्ष होता है और उस संघर्ष से कोई भी सीख सकता है। आपके संघर्ष से भी, मेरे संघर्ष से भी और सेठ छाजूराम जी के भी संघर्ष से भी। तो मुझे उम्मीद है कि 10-12 वीडियो तो जरूर सेठ छाजूराम जी के जीवन पर बनेंगे और ये वीडियो ऐसे होंगे जो हमेशा हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, या मेरे जो युवा साथी हैं या जो अभी इस दौड़ में हैं कि जीवन में कुछ करना है, वो देखें इनको, समझें इनको। इसलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों। आप ज़रूर हमेशा की तरह इनको अपना प्यार दें, हो सके तो शेयर करें, बच्चों को भेजें, युवा साथियों को भेजें। और सेठ छाजूराम जी के ऊपर बात करने के बाद फिर वो जो 3 बजे राजनीति की बातों का हमारा हमेशा सिलसिला चलता है वो भी जारी रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें समाज के बीच की भी ज़रूरी हैं। राजनीति के साथ साथ समाज के नायकों पर बात करना भी ज़रूरी है। सेठ छाजूराम जी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन पर मैं बात करूंगा। अवसर मिला तो आप अपने अगर अनुमति दी तो, अगर आप बोर ही होते होंगे और कोई काम के नहीं होते होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके एक शाबाशी दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि इसको जारी रखना है। शुक्रिया, नमस्कार।